नमस्कार दोस्तों, इतिहास गवाह है मैं आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन। अभी देखिए, ऐसा है कि मैंने जहाँ तक समझा है कि अगर कोई वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में सोचता है तो सबसे पहले उसको फ्रेंच रेवोल्यूशन ही याद आती है। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी ये याद आ जाता है। फिर लोगों को लगता है कि यार फ्रेंच रेवोल्यूशन ने तो एकदम दुनिया बदल दी, इसमें तो क्या मतलब। तो जनरली हम देखते हैं कि थोड़ा सा अगर आप पिछले 400-500 सालों की हिस्ट्री को याद करेंगे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत डोमिनेट करती है। दूसरी बात, जो डोमिनेट करता है विद इन फ्रेंच रेवोल्यूशन, वो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, वो है डेट्स, इवेंट्स, कि ये टेनिस कोर्ट ओथ हुई, ये डेट को हुई, फॉल ऑफ बास्टिल, ये वो फलाना फलाना, ऐसी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा, इवेंट्स बहुत ज़्यादा डिस्कस किए जाते हैं। बट अब आज और आने वाले 2-3 एपिसोड, मतलब हम लोग कैसे यहाँ से आज फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू करेंगे और हम नेपोलियन के एंड तक जाएंगे, मतलब अराउंड 1814 1815 तक, जब नेपोलियन को वाटरलू में डिफीट किया जाता है, और वहाँ तक हम पहुंच जाएंगे, है ना। तो आने वाले 2-3 एपिसोड में ऐसा हम लोग करेंगे। बट what I will not in a big way focus on is dates and some like बहुत deep details of events. आपको ये चीज़ you must have already realized that I am not, when it comes to history, I am not a big fan of just remembering all the dates and like deep details of events, है ना। क्योंकि देखिए, हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री अगेन एंड अगेन आई कीप रिमाइंडिंग एवरीवन, हिस्ट्री इज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ चेंज। चेंज कैसे होता है, और वैसे ही अब फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हम पढ़ेंगे तो हम उस पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे कि क्या एंगल्स थे, क्या चेंज हो रहा था, और क्यों इस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन का नेचर बना। ठीक है, अब अमेरिकन रेवोल्यूशन हो चुकी थी 1776 में, बट उसके बावजूद फ्रेंच रेवोल्यूशन एक बहुत ही यूनिक रेवोल्यूशन इसलिए है क्योंकि ये यूरोप में हो रही है, और ये यूरोप के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा, एक तरीके से बोले तो इसमें एक बहुत रैडिकल फ्लेवर था, रैडिकल फ्लेवर, है ना। ये अमेरिकन रेवोल्यूशन से भी ज़्यादा रेडिकल थी, और क्यों थी हम समझेंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आप अमेरिका की ज्योग्राफी को देखेंगे। ज्योग्राफी प्लेड अ ह्यूज रोल इन व्हाट अमेरिका केम टू बी एंड हाउ अमेरिकन रेवोल्यूशन वाज। और फ्रांस की ज्योग्राफी को देखेंगे तो ये बहुत अलग अलग है। फ्रांस एक जुड़ा हुआ देश है, फ्रांस एक बड़े भूभाग का एक हिस्सा था। इट वॉज अ पार्ट ऑफ अ बिगर कॉन्टिनेंट साइज एरिया, मतलब जर्मनी साइड में जुड़ा हुआ है, ऑस्ट्रिया, स्पेन, उधर पोर्टुगल, इंग्लिश चैनल के उस पार इंग्लैंड, ऊपर नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे, ये सारी कंट्री जुड़ी हुई है। तो ये इसलिए जो फ्रांस में हुआ उसका रेवर्बरेशन, उसका जो इम्पैक्ट था वो पूरे यूरोप में अब फील होगा, और हम देखेंगे कि ऐसे क्या चेंजेस आएंगे यूरोप में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। तो इसलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन को हम थोड़ा चेंज के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे। तो सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट फ्रेंच रेवोल्यूशन आंसर्ड, क्वेश्चंस क्या क्या थे। देखिए, देयर वाज द प्रॉब्लम ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मोनार्की एंड एलिट्स, ठीक है। Then there was a problem of relationship between monarchy and middle class. आपको याद होगा कि जब से हम ये डिस्कशन करते आ रहे हैं उसमें ऐसा हुआ कि एक टाइम मोनार्की ने सोचा कि यार चर्च और एलिट्स को साइड करते हैं, मैं और मिडिल क्लास मिलके अब डोमिनेट करेंगे। तो ये आप जैसे लुई 14th who was an absolute monarch who declared himself the state, I am the state, ऐसा बोले लुई 14। तो उन्होंने यही कोशिश करी थी कि एलिट्स को साइड किया जाए, चर्च को की पावर को कट किया जाए और मिडिल क्लास को लाया जाए अपने साथ। बट जैसे जैसे मिडिल क्लास पावरफुल होता गया, अब उसने मोनार्की को ही चैलेंज करना शुरू कर दिया। तो मोनार्की और मिडिल क्लास के संबंधों के अभी प्रॉब्लम था। फिर एलिट्स और मिडिल क्लास के संबंधों का भी प्रॉब्लम है, क्योंकि मिडिल क्लास को लगता है कि यार पैसे तो हमारे पास है,
बट पावर्स और स्पेशल पावर्स और रिजर्व पावर्स तो एलिट्स के पास है, तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक। एंड देन फाइनली मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास के बीच में भी संघर्ष है, और हम देखेंगे कि ये संघर्ष इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो लास्ट वाला पार्ट है ना, मिडिल क्लास और लोअर क्लास के बीच के प्रॉब्लम्स, इसको छोड़ के मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने बाकी सारे क्वेश्चंस को आंसर किया। बाकी जितने भी थे, एलिट मिडिल क्लास, मोनार्की मिडिल क्लास, मोनार्की एंड एलिट, इन सारे क्वेश्चंस को लगभग आंसर कर दिया। तो क्या क्या रीजंस थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के? तो सबसे पहले तो पॉलिटिकल सिचुएशन, हम अगेन लाइक वी विल लुक इट फ्रॉम 2-3 डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। सबसे पहले पॉलिटिकल सिचुएशन। तो पॉलिटिकल सिचुएशन ये थी कि लुई 14 तो एब्सोल्यूट मोनार्क बन गए थे, बट लुई 15 और 16 ने भी वही करना चाहा, बट लुई 15 एंड 16 के टाइम की सिचुएशन बदल गई थी। वन, दे वर नॉट एज पावरफुल, ठीक है, दे वर नॉट एज केपेबल, दोनों ही प्रॉब्लम थे। तो इस कारण से जो वो चाहते थे 14th की तरह करना, वो नहीं हो पाया, है ना। दूसरा, स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी इन फ्रांस, वो क्या था? स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी इन फ्रांस था कि 3 एस्टेट्स बने हुए थे। क्लर्जी थी, क्लर्जी क्या थी? 1% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन थी, बट 10% इनके पास प्रॉपर्टी थी। And they also would levy tithe tax on the third estate, which was commoners, है ना। तो लोअर क्लासेस और मिडिल क्लासेस को टाइथ देना पड़ता था, और क्लर्जी खुद टैक्स देती नहीं थी। वैसे ही एलिट्स के लिए क्या था? बहुत सारे रिजर्व पावर से टैक्स देना नहीं पड़ता था। बट अब एलिट्स की सिचुएशन ऐसी थी कि ये खुद अनसेटिस्फाइड थे बिकॉज ऑफ द होल आइडिया ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की। ये खुद मोनार्की से अनसेटिस्फाइड थे। तो देखिए, ऐसा कहते हैं कि सबसे पहला जो अटैक था मोनार्की पे, वो एलिट्स ने ही किया, क्योंकि उनको अपनी पावर को लेकर चिंता थी ना। तो उस चक्कर में सबसे पहला अटैक एलिट्स ने ही मोनार्की पे किया। सो नाउ द रेवोल्यूशन was a result of a friction between the segment that was economically influential and a segment that was socially influential. Socially influential segment कौन सा है? elites है, स्पेशल पावर्स हैं, टैक्स देने नहीं पड़ रहे हैं, रिजर्वेशन है, मतलब है। और इकोनॉमिकली इन्फ्लुएंशियल सेक्शन कौन सा है? हमने अभी समझ रहे हैं पूरा पिछले एपिसोड से कि मिडिल क्लास पावरफुल होते जा रहा है। तो इसलिए अब मिडिल क्लास को लगने लग गया कि यार हमको भी ये स्पेशल पावर्स चाहिए। और इसमें अब जो लोअर क्लास है, मतलब मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास फॉर्म द थर्ड एस्टेट कॉल्ड कॉमनर्स। फर्स्ट हो गया क्लर्जी, सेकंड हो गया एलिट्स, थर्ड हो गया कॉमनर्स। कॉमनर्स में मिडिल क्लास भी है और लोअर क्लास भी है। तो मिडिल क्लास की तो अब एस्पिरेशंस ये बढ़ गई हैं। लोअर क्लास इज एब्सोल्युटली ऑप्रेस्ड, है ना। उसके लिए ना मिडिल क्लास सोच रहा है, ना एलिट सोच रहे हैं, ना मोनार्क सोच रहे हैं। ये एक समझने वाली बात है, ठीक है। और थर्ड, तो ये तो हो गया सोशल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। पहले पॉलिटिकल सिचुएशन भी हमने समझी, फिर सोशल स्ट्रक्चर, और अब इकोनॉमिक रीजंस। देखिए, रेवोल्यूशंस का ना एक जो सबसे one of the key reasons that sometimes contribute to big changes happening is long stretch of prosperity followed by a rather short stretch of economic decline. क्योंकि प्रॉस्पेरिटी से एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो जाती है। एक दो जनरेशन अगर प्रॉस्परस हो जाए और सडनली गरीबी आ जाए तो लोगों के मन में बहुत गुस्सा पैदा हो जाता है, और वही हुआ। 1720s से लेकर 1760s तक खूब प्रॉस्पेरिटी आई, है ना। फार्मर्स के पास प्रॉस्पेरिटी आई, मिडिल क्लास प्रॉस्परस हुआ, सब हुआ। फिर 1770s में और 1780s इकोनॉमिकली वीक टाइम हो गया। इसका एक बड़ा रीजन ये था कि रिडक्शन ऑफ गोल्ड फ्रॉम अमेरिका। अमेरिका से जो गोल्ड आ रहा था, अमेरिकाज से, वो अब कम हो गया। फिर 1788 में क्रॉप फेल हो गई, तो और ज्यादा अब लोअर सेक्शंस गुस्से में आ गए, है ना। तो ये एक इकोनॉमिक रीजंस थे जिसके कारण, और अभी हम बहुत ब्रॉड लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं, हम इमीडिएट रीजंस पे भी आएंगे। तो अभी हम बहुत ब्रॉड लेवल पे पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक रीजंस डिस्कस कर रहे हैं। एंड फाइनली रोल ऑफ थिंकर्स।
थिंकर्स, देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, कोई भी रेवोल्यूशन होती है वो सबसे पहले आग लगाता है आइडिया। आइडिया बहुत पावरफुल चीज है, ये हमको बार बार समझना है। आइडियाज बाउंड्रीज, सेंचुरीज, लैंग्वेजेस, रिलीजन, ये सब ट्रांसेंड करता है, ठीक है। आइडिया का स्प्रेड बहुत पावरफुल होता है, तो रोल ऑफ थिंकर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड these thinkers attracted attention towards political, economic and social issues, है ना। जैसे हमने जीन जॉक रूसो की बात करी, वो कितने रेडिकल थे हमने समझा, तो ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत इन्फ्लुएंस करा सोसाइटी को उस समय। फिर टर्म्स लाइक रूल ऑफ लॉ, सिटीजन, होमलैंड, ये सारी जो टर्म्स थी, जैसे होमलैंड, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो नेशनलिस्ट फीलिंग थी उसको भी बहुत बढ़ावा मिला, बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग तरीके से बढ़ावा मिला, है ना। आगे चल के जब हम नेपोलियन समझेंगे तो हम समझेंगे कि उसने नेशनलिज्म को कितना ज्यादा अपने फेवर में टिल्ट करने की कोशिश करी, तो इसीलिए ये टर्म्स थिंकर्स ने दी। फिर क्या हुआ, कैफेज, क्लब्स, सलोन, सिविल सोसाइटी का फॉर्मेशन हुआ और वहां पे खूब डिबेट्स एंड डिस्कशंस होना शुरू हुए, तो ये आइडिया का स्प्रेड इससे बहुत ज्यादा एक्सेलरेट हुआ। एंड देन व्हेन वी विल सी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे वो बार बार ये थिंकर्स की बातों को रेफर करते थे, वो उनको एक लेजिटिमेसी मिल जाती थी, है ना। लीगल फील होता था कि हाँ हम जो कर रहे हैं वो सही है क्योंकि थिंकर्स ने ऐसा बोला था, तो रोल ऑफ थिंकर्स बहुत बड़ा था। हाउएवर इन फ्रेंच रेवोल्यूशन में थिंकर्स का एक लिमिटेशन भी हमको देखने को मिलता है। क्या लिमिटेशन है कि यार ये जो जितने थिंकर्स थे ना, मोस्ट ऑफ देम एक्सेप्ट फॉर जीन जॉक रूसो, मोस्ट ऑफ देम वर मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल्स, मतलब ये शांतिपूर्ण तरीके से। मिडिल क्लास कभी रेडिकल चेंज नहीं मांगता है, आपको ये बात हमेशा ट्रू रहती है। क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास बिजनेस क्लास है ना, नौकरी पेशे वाला क्लास है। अभी जब दंगे मस्ती होने लगे, बहुत ज्यादा रेडिकलिज्म आ जाए, तो ये सब इफेक्ट होने लगता है ना, इस पे इफेक्ट होने लगता है, उनकी इनकम पे इफेक्ट होने लगता है, धंधों पे इफेक्ट होता है। तो मिडिल क्लास रेडिकल चेंज नहीं मांगता कभी। मिडिल क्लास को चाहिए आराम से, धीरे धीरे स्लो चेंज हो, पीसफुल चेंज हो, है ना। तो इसलिए जितने ये थिंकर्स थे वो कभी रेडिकल चेंज नहीं चाहते थे, बट रेवोल्यूशन तो बहुत रेडिकल होगी, हम आगे समझेंगे क्यों रेडिकल होगी। और दूसरा एक जो सबसे बड़ा बात है कि नो थिंकर, नन ऑफ दीज थिंकर्स वर अलाइव ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन। इन्होंने कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी फॉर्म नहीं कर रहा था जो लीडरशिप ले सके। लाइक उधर अमेरिकन रेवोल्यूशन में आप देखेंगे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन एंड थॉमस जेफरसन, इन्होंने दे लेड, है ना, दे लेड इन पर्सन, आगे से उन्होंने इस चुनौती का सामना किया। यहां पर ऐसा कुछ था नहीं, ये थिंकर्स अलाइव नहीं थे। तो ये हमको अच्छे से समझना चाहिए कि ये लिमिटेशंस थी, बट डेफिनेटली द थिंकर्स हैड अ रोल टू प्ले। नाउ व्हाट वर द इमीडिएट रीजंस? तो सबसे बड़ा इमीडिएट रीजन जो हमको सबसे पहले समझ में आता है, ये 7 ईयर वॉर। रिमेंबर, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये 7 ईयर वॉर एक मिनी वर्ल्ड वॉर टाइप था, याद है। एंड इन दिस वॉर फ्रांस लॉस्ट बोथ इंडिया एंड कनाडा। इंडिया पे लॉस्ट मतलब इंडिया में उनका चांस ही खत्म हो गया, और कनाडा उन्होंने लूज कर दिया टू ब्रिटिश। तो ये तो बहुत ही मतलब धक्का लगा फ्रेंच लोगों को। और क्या होता है ना, जब भी वॉर होता है, वॉर को फंड कैसे किया जाता है? वॉर को फंड किया जाता है टैक्स लेके। अब आप सोचो, टैक्स का सबसे ज्यादा प्रेशर आ रहा है कॉमनर्स पे। अब कॉमनर्स टैक्स दे रहे हैं और वॉर भी हार रही है उनकी कंट्री, तो इससे और गुस्सा, मतलब गरीबी और गुस्सा, है ना, ये दोनों हो रहा है। तो ये बहुत ही गजब का हार था। इट्स व्हाट यू कैन से डबल वैमी। तो ये एक बहुत बड़ा इमीडिएट रीजन बना। फिर आगे चल के अब फ्रांस के मोनार्क को तो लगा कि हम बदला लेंगे ब्रिटेन से, तो उन्होंने आगे चल के अपनी आर्मी भेज दी अमेरिकन रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करने के लिए या हेल्प करने के लिए। तो उसका भी खर्चा लग गया, और वो खर्चा तो लगा ही लगा, साथ में जो आर्मी के लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो जब वापस आए, दे केम बैक इंस्पायर्ड। तो वो भी एक बहुत बड़ा इमीडिएट रीजन बन गया। और तीसरा, जैसे मैंने कहा कि इकोनॉमिक डिस्ट्रेस जब होता था तो सबसे पहले मोनार्की टैक्स बढ़ाने की सोचती थी। तो अब इस बार जब मोनार्की ने टैक्स बढ़ा, इतना मैंने क्या बोला, मोनार्क इतना पावरफुल नहीं है लुई 16, तो मोनार्क ने जब टैक्स बनाने की कोशिश करी, नेकर,
जो उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने जाके जब एलिट से बात करी कि यार इस बार हम सोच रहे हैं कि तुमको भी टैक्स कर दे, कॉमनर्स को तो करना ही करना है बट उससे काम बनेगा नहीं क्योंकि इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड सिचुएशन है, तो एलिट्स ने बोल दिया कि भाई हम तो टैक्स अब हम तो नहीं देंगे, है ना। तो इसलिए एस्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई गई और ये बैठक इट वाज कॉल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 175 ईयर्स, है ना। लुई 13 के टाइम से इट वाज नॉट कॉल्ड। तो पहली बार व्हेन दिस एस्टेट जनरल वाज कॉल्ड फॉर अ मीटिंग, it signified as the decline of monarchy in front of the revolutionary powers. इससे और लोगों को इम्पेटस मिल गया। और फिर जब ये स्टेट्स जनरल की मीटिंग हुई उसमें कॉमनर्स, मतलब कॉमनर्स में मिडिल क्लास, अच्छा उस टाइम क्या था कि मिडिल क्लास और लोअर क्लास को मिडिल क्लास के ही कुछ रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंट कर रहे थे स्टेट जनरल की मीटिंग में, एंड दे रिफ्यूज्ड दिस टाइम to say कि we won't have voting rights in this meeting. They said कि हमको भी voting right चाहिए, और जब ये नहीं मानी गई उनकी बात तो उन्होंने स्टेट जनरल की मीटिंग को बॉयकॉट किया एंड दे वॉक्ड अक्रॉस टू टेनिस कोर्ट्स, और वहां पे हमको समझ में आता है उन्होंने ली टेनिस कोर्ट ओथ। और टेनिस कोर्ट ओथ क्या ली कि दे विल नॉट मूव अंटिल अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन फॉर्म। अब हुआ क्या, ये जो बात है ये है अभी भी मिडिल क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स, तो इनको भाई डर तो बहुत लग रहा है। क्यों? क्योंकि इनको ये डर लग रहा है ना कि मोनार्की और एलिट्स मिलके इनके पास इनफ पुलिस पावर है, आर्मी वगैरह से हमको हटवा देंगे और सप्रेस कर देंगे हमारे इस पूरे व्हाट एवर वी वांट टू क्रिएट और दिस टेनिस ओथ और ये जो हम कर रहे हैं। बट हुआ ये कि जैसे ही इन्होंने 20 जून 1789 में अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल फ्रेंच पीपल डिक्लेयर कर दिया और अपने आप को एक नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया, तो ये बात पूरे फ्रांस में आग की तरह फैल गई, एंड पीपल फ्रॉम कंट्री साइड्स हु वर ट्रूली ऑप्रेस्ड एंड एंग्री। ध्यान रखना ये बात, इसलिए यहां से रेडिकलिज्म अब आएगा। ये सारे लोग, आर्टिसंस एंड फार्मर्स एंड इवन विमेन इन लेटर पार्ट्स, दे ऑल मार्च टुवर्ड्स टेनिस कोर्ट, और देखते ही देखते 1 लाख लोग जमा हो गए। अब सिचुएशन हो गई है बहुत ट्रिकी, क्योंकि पहले थर्ड एस्टेट का मतलब सिर्फ मिडिल क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स थे, अब एक्चुअली मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास यहां पर आ गया है, एंड द मैसिव क्राउड दैट हैड गैदर्ड वाज रिप्रेजेंटिंग द लोअर क्लास। नाउ मिडिल क्लास की सिचुएशन बहुत ट्रिकी ऐसी हो गई है कि दे हैड नो ऑप्शन बट टू टेक सपोर्ट फ्रॉम द लोअर क्लास, बिकॉज दे फियर्ड, क्या डर था कि द कंबाइंड पावर ऑफ एलिट्स एंड मोनार्की वाज इनफ टू सप्रेस द एंटायर। अब ये रेवोल्यूशन में कन्वर्ट हो चुका है, हाँ ये हो गया है, अब रेवोल्यूशन बन चुका है रेवोल्यूशन। तो ये डर था मिडिल क्लास को कि अगर हम इनका सपोर्ट नहीं लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो उन्होंने सपोर्ट से पीछे भी नहीं हटे। एट द सेम टाइम द मैसिव प्रेजेंस ऑफ द लोअर क्लास मेड द रेवोल्यूशन वे मोर रेडिकल इन नेचर देन अमेरिकन रेवोल्यूशन, है ना। और अब देखिए, अब बहुत यहां पर ये मतलब वी आर कमिंग, बड़ा मतलब ये कि इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि द गोल्स फॉर बोथ मिडिल क्लास एंड लोअर क्लासेस वर डिफरेंट, ऑल्दो दे वर अ पार्ट ऑफ सेम ग्रुप कॉल्ड कॉमनर्स, देयर गोल्स वर वेरी डिफरेंट। कैसे? पॉलिटिकली क्या था? Politically, middle class never wanted universal franchising. They wanted limited franchising. That limited people should be given rights to vote. And what they were competing with was the right of elites to vote. तो वो चाहते थे कि हमको भी ऐसे ही अधिकार मिले। They never wanted कि डेमोक्रेसी ही हो जाए. They wanted constitutional monarchy. तो सबसे पहले जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे गोल्स में। फिर इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन, मिडिल क्लास ये थोड़ी, क्योंकि मिडिल क्लास भी लैंड ओनरशिप में थोड़ा हिस्सा था उनका, धंधे थे उनके, तो वो भी ये थोड़ी चाहते थे कि पूरा इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन ही हो जाए, कि इनकी लैंड का कुछ हिस्सा इनके पास रहना दिया, बाकी सब बांट दिया जाए, ऐसा कोई नहीं चाहता था, है ना। वो बस ये चाहते थे कि यार हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा राइट्स मिल जाए, पर ये गोल्स अलग अलग है, तो ये इकोनॉमिक गोल्स अलग अलग है।
क्योंकि लोअर क्लास चाहता है कि भाई रीडिस्ट्रीब्यूशन हो, हमको भी मिले लैंड। और सोशली क्या था, सोशली जैसे मैंने कहा कि मिडिल क्लास को भी इच्छा थी कि उनको भी स्पेशल पावर्स मिले। अब इतनी जबरदस्त रेडिकल रेवोल्यूशन हो गई कि सारी स्पेशल पावर्स को ही खत्म करने की बातें आने लग गई, है ना। मिडिल क्लास ये नहीं चाहता था कि सारी स्पेशल पावर्स खत्म हो जाए, वो बस ये चाहता था कि भाई हमको भी दे दो स्पेशल पावर्स, राइट। और ये जो अनएक्सप्रेस स्ट्रगल थी, है ना, क्योंकि तुम एक ग्रुप में होते हुए भी अलग अलग गोल्स हैं तुम्हारे और ये अभी तक एक्सप्रेस नहीं हुए हैं। दिस अनएक्सप्रेस स्ट्रगल लेड टू दिस अनएक्सप्रेस स्ट्रगल बिटवीन मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास डिटरमाइन डिफरेंट फेजेस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, है ना। तो आज हमने ये समझ लिया है कि ये कैसे क्लास स्ट्रगल था, क्या क्वेश्चंस आंसर हुए, क्या रीजंस थे, ये हमने आज अच्छे से समझा है। अगले एपिसोड में अब हम ये फेजेस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन डिस्कस करना शुरू करेंगे। आई होप कि मोर देन डेट्स एंड इवेंट्स का डिटेल्स, आपको ये चेंज जो डिस्कशन है, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ये जो अलग अलग एंगल्स हैं, इससे थोड़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन समझ आ रहा होगा। एंड सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद।